Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the behavior of acid and base with some substance like a metal carbonate, metal bicarbonate or hydrogen carbonates, and reaction between acid and base. Similarly, now we will start from reaction of metallic oxide with acid. ठीक है, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है। कल वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसे माइंड में रखिएगा कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्टेड वाटर, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स कम ऑन एक्टिविटी। नाउ टेक सम अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आपको एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेना है और उसके साथ उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। डाइल्यूट वर्ड इंडिकेट करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको थोड़ा सा वाटर मिक्स करके डालना होता है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कम करना है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने जब मिलाया तो बताइए कि वो सॉल्यूशन में क्या होगा। तो देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस किससे रिएक्शन करेगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से। ठीक है, तो हमने ये नोटिस किया कि जो सॉल्यूशन था वो ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हमने किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया तो वो किस कलर का बन जाएगा, ब्लू और ग्रीन कलर शेड का सॉल्यूशन बन जाता है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl से H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड से Cu अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। तो उस तरह Cu डबल प्लस ने किससे रिएक्शन कर दी, Cl माइनस से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, H प्लस Cl माइनस, और कॉपर ऑक्साइड टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जैसे कि Cu डबल प्लस और O डबल माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो Cu डबल प्लस था वो किससे रिएक्शन करेगा, Cl माइनस से, तो वो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, एंड द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज। अब जनरल रिएक्शन क्या होती है, मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करता है तो देखो कॉपर क्लोराइड क्या है, CuCl2, वो एक सॉल्ट है। ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ सब्सटेंस यानी कि जो हाइड्रोजन होगा, HCl में से हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वाटर। यानी एक बेसिक प्रॉपर्टी हमें ये पता चली कि जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करते हैं तो वो सॉल्ट या वाटर बनाता है। ठीक है, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर, है ना। और इस तरह से अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं, और ऐसे जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन हो जाती है और एसिड के साथ रिएक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, जो सॉल्ट बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ये आप माइंड में रखिएगा कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है ना जब बेस की एसिड के साथ और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। इन्होंने कहा कि अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मैंने कहा था कॉपर ऑक्साइड, तो जिसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था, कॉपर एक मेटल थी इसलिए मैंने उसे मेटेलिक ऑक्साइड कहा। बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बनाएगा वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, नाउ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल है। जब उसकी रिएक्शन हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ की, मतलब यहाँ पर हम किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होगा, तो सेम चीज होगी कि क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये दोनों आप लोग शॉर्ट नोट में नोट कर लीजिए। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हो गई जैसे कि एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो दोनों की सेम प्रॉपर्टी होगी, दोनों ही सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। क्या सारे एसिड और सारे बेस आपस में कॉमन होते हैं, सारे एसिड की प्रॉपर्टी कॉमन होती है,
क्या सारे बेस की प्रॉपर्टी कॉमन होती है? ये चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया, कुछ ग्लूकोज, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया, कोई अल्कोहल सॉल्यूशन ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर हम इसे डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं। नाउ इस तरह एक बीकर के अंदर 2 नैल लगा दी और इस नैल्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो कनेक्शन है, इस बीच में जो सॉल्यूशन है ये 1 बाय 1 पहले हमने ग्लूकोज का फिल किया और फिर स्विच चालू करके देखी क्या ये बल्ब ग्लो हुआ, यानी कि करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके गई। तो ये चेक करते हैं हम अलग अलग सॉल्यूशन में। तो हमने पहले ग्लूकोज फिल करके देखा तो ग्लूकोज में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, एल्कोहल में देखा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, फिर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को देखा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी, बल्ब ग्लो होने लगा। तो इस एक्टिविटी को आप पढ़िएगा, मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। इसका सेंस क्या हुआ कि हमने देखा कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज और एल्कोहल में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और उसमें बल्ब ग्लो होने लगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी किस लिए पास हुई थी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जैसे HCl होता है तो उसमें से H+ आयन और कौन सा आयन डिवाइड हुआ, Cl- आयन, और ये जो Cl- आयन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर HCl है, HCl जैसे ब्रेक होगा तो H+ Cl-, यानी कि H+ किसकी तरफ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ठीक है, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाकर क्या होगा, मतलब ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो Cl- नेगेटिव की तरफ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और हाइड्रोजन प्लस आयन है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी दोनों आयन एक दूसरे को अपोजिट पोलैरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आयंस जैसे ही एक दूसरे के पास पहुंचे तो सॉल्यूशन ब्रेक होता जाएगा, आयन में डिवाइड हो गए, और जब आयन मूव करके जाते तो उस आयन का मूव करना ही क्या कहलाता है, करंट की कंडक्टिविटी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी हमने एसिड लिया तो एसिड ब्रेक डाउन हो गया H+ Cl- में। जब हम ये नाइट्रिक एसिड लेते हैं, ठीक है, HNO3, तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है H+ NO3-। H2SO4 जब भी लेते हैं तो इसमें SO4 डबल- अलग हो जाएगा और H+ अलग हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा एसिटिक एसिड लेते हो तो CH वाला टर्म अलग और COO- अलग हो जाता है। नाउ since the cation present in the acid is H+, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये भी नोट कर लीजिएगा, जहां भी आपको कैटायन वर्ड दिखता है इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इन सारे एसिड में कैटायन क्या था, H+, और एनायन क्या था, सारे माइनस वाले, यानी कि NO3- एनायन है और Cl- एनायन है, SO4 डबल- एनायन है। तो इसका मतलब है कि एसिड में जब भी आप उसे ब्रेक करके देखोगे एसिड कंपाउंड को तो हमेशा H+ आयन ही बनेंगे, ठीक है, यानी कि एक आयन तो फिक्स है, H+ आयन आपको मिलेंगे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप ऐसे फॉर्मूला देख के जज कर सकते हो, जिसमें भी H+ आयन मिलता है वो क्या कहलाता है, एसिड। तो सारे एसिड में लगभग सेम प्रॉपर्टी होती है कि सब में H+ आयन होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक्टिविटी आप कुछ बेस पे भी ट्राई कर सकते हो। तो बेस में जैसे कि आप क्या लेंगे, क्या ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस तरीके से आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सब लेकर आप देख सकते हो कि जिसमें भी OH- आयन अलग होता है, ठीक है, वो होता है बेस, ठीक। अब व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस को जब वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, यानी कि वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सबसे पहले एक्टिविटी में हमें NaCl लेना है, ठीक है, और उससे सॉलिड NaCl लेकर टेस्ट ट्यूब को पहले अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद क्या होता है, एपरेटस को कुछ इस तरह से सेट करते हैं। अब इसके अंदर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर, एकदम प्योर, जिसमें वाटर ड्रॉप नहीं होता, एक भी ड्रॉप वाटर नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो आप उसको जब मिक्स करते हो किसके साथ, NaCl के साथ, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, उसमें NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड है ना, और उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, बिल्कुल प्योर कंसेंट्रेटेड H2SO4 अंदर ऐड कर दिया। जैसे ही आपने H2SO4 को ऐड किया, ठीक है, क्या होगा, इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसमें से कोई गैस आउट होती है, ठीक है, और
हमने एक और चीज़ देखा कि इस सॉल्यूशन को हमने टेस्ट किया तो ब्लू लिटमस पेपर पर हमने इसका टेस्ट लगाया जो रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है या नहीं। ठीक है, और पहली चीज़ जो गैस निकली है वो कौन सी वाली गैस है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, क्या वो ड्राई HCl गैस है या फिर HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो किसका है, ड्राई HCl का या HCl सॉल्यूशन का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हम H2SO4 की बात कर रहे हैं। बट इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो रहती है, ठीक है, सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl, मतलब HCl में से हाइड्रोजन आयन ब्रेक हो जाता है H+ में और Cl- अलग हो जाता है। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ H+ एंड फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ऐसा वाटर के साथ पॉसिबल नहीं है। मतलब इस एक्टिविटी में बताया ना कि क्या ये लोग रिएक्शन कर लेंगे, क्या सल्फ्यूरिक एसिड NaCl के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज समझाई है कि ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्योर कंसंट्रेटेड है। और हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक यही है कि क्या एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन के साथ होते हैं, मिक्स किया जा सकता है। तो हाँ, इसे मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं हुआ तो वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा। अब देखो, आप यहाँ कोई HCl की बात कर रहे हो, इस रिएक्शन में भी आपने देख लिया, ठीक है, कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो H2SO4 दिया था वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में लिया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज समझ में आ गई, क्या आ गई, कि अगर कोई भी एसिड ले रहे हो और उसे प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हो तो क्या होगा, तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसे उस एसिड को आयंस में ब्रेक होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक एग्जांपल लिया है कि HCl नाम का एक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, और वो वाटर के साथ उसे वाटर के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, यानी कि उसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, अदर लैंग्वेज में कहें तो H+ Cl से अलग होगा। ठीक है, तो जब वो H+ है वाटर के साथ मिक्स है, दिख रहा है आपको HCl H2O, ठीक है, दोनों को मिक्स करा तो यहाँ से H+ जो अलग हुआ था वो वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, और वाटर की वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है H2O, ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होने से एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस Cl-। अब ये जो चार्ज था यहाँ पर ये बताया कि हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रह सकता, ये हाइड्रोजन HCl से अलग हो जाएगा ना, तो ये अकेला नहीं घूम सकता आयन, तो ये क्या कर लेगा, H2O से रिएक्शन कर लिया तो H3O बना दिया। ठीक है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग द वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो गया H3O बना के, तो वो उसके साथ एग्जिस्ट कर पाएगा, अकेला H इसमें से निकलकर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेम रीजन यहाँ पर था, उन्होंने कहा था कि NaCl से रिएक्शन करना है, ठीक है, तो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H+ और SO4 पर ब्रेक होता, तो क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड अकेला रह पाता, क्या नहीं रह पाता। क्यों, क्योंकि इसे किसके साथ रहना है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये टिक सकता है, अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर रह सकता है, और आपने यहाँ कंसंट्रेटेड ले लिया, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन, और इस आयन को हम क्या कहते हैं, ये जो हाइड्रोजन के साथ ये मिक्स हो गया ना H3O+, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्यों कहा, समझ में आया, क्योंकि एसिड जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से H+ आयन निकलता है, हर एसिड के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है, और जब ये H+ आयन निकलता है तो वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो हम जब भी एसिड के साथ उसे डाइल्यूट करते हैं ना, वाटर ऐड करते हैं, तो वो उसके साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है ताकि वो एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, अब हमने देखा कि इसी तरह अगर H3O यानी हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन जिसको बोल सकते हैं, वो वाटर के अंदर क्या होगा, कैसी एक्टिविटी करेगा, तो जब इसको बेस में डिसॉल्व कर दें, इसको इस हाइड्रोनियम आयन को, तो क्या होता है, तो NaOH तो था, उसमें H2O डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो वो किस में ब्रेक हो गया, Na+ और OH- में। आया आपको समझ में, जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो समझ में आया, एसिड का H+ आयन वाटर से मिक्स होकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाएगा। सिमिलरली जब आप किसी बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, देखो आपको दिख रहा है बेस NaOH है और एरो के ऊपर क्या है, वाटर, तो जब आप बेस को किसी वाटर के साथ डिसॉल्व करते हो तो वो भी ब्रेक हो जाता है Na+ और OH-। ठीक है, अब OH-
माइनस है तो वो भी क्या होगा, एक्वस होगा। एक्वस मतलब वाटर के साथ ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो रहता है OH माइनस वाटर में रह सकता है। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलाइज। और कुछ ऐसे बेसिस होते हैं ना जिनका हमने एग्जांपल लिया जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं एल्केलाइज, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको नोट्स भी दे रखा है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि किसी के आयन बनाने की कैपेसिटी और किसी के आयन जैसे OH माइनस है ना, ये वाटर में रह सकता है, यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको एल्केलाइज कहेंगे, किसको, KOH को, MgOH होल्डवाइज को। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं ना जो उसमें ब्रेक वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो फिर क्या होगा, तो वो कैसे होते हैं, सोपी टू टच, हाथ लगाने से, सोप यानी साबुन का हाथ लगाते हैं तो आपको कैसा होता है, इस तरीके से रहेंगे, बीटर रहेंगे, कोरोसिव रहेंगे, ठीक है। ये जो पहचान है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनकी, ठीक है। जैसे आप सोप लेते हो ना, तो आपने देखा होगा कपड़े धोते वक्त वो भी तो एक बेस है जो वाटर में डिसॉल्व होकर कपड़ों की क्लीनिंग करता है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स है या फिर बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ऐसे बेसिस की, जिन्हें हम एल्केलाइड कहते हैं, ठीक है। नाउ ये बेसिक एग्जांपल कि अगर एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। क्यों? क्योंकि एसिड में H+ आयन आपको नजर आ रहा है और बेस के पीछे की तरफ OH- आयन होगा। तो हमेशा एसिड का H+ आयन और बेस का OH आयन मिक्स होके क्या बना लेंगे, HOH, मतलब कि नीचे देखो H2O बना लेंगे। और एसिड के पीछे जो भी होगा, जैसे NO3 होगा, Cl होगा, SO4 होगा, उसका कंपाउंड और बेस का कंपाउंड दोनों मिलकर एक अलग कंपाउंड बना लेंगे जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। ये रिएक्शन को आप अच्छे से देख लेना। और उसके अलावा लैब में जब आप एसिड यूज करते हो ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पर वार्निंग सिंबल दिया होता है कंटेनर पर, यानी कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसे हाथ पर लगाने पर यहाँ पर आपको एक एरो दे रखा होगा, इस तरीके से स्किन तक डैमेज हो जाती है, हाथ जल जाता है। तो ये एसिड का यूज हमें डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक वार्निंग का सिंबल दिया है जो कंटेनर्स पर होता है। इस सिंबल को देख के हम समझ सकते हैं कि बहुत हाई कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, 10 ml वाटर लेना है आपको बीकर में और उसके बाद कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 की ड्रॉप डालनी है, ठीक है। और उसे प्रॉपर स्टीमिंग करना है धीरे धीरे। और जब आप बेस ऑफ बीकर, मतलब बीकर के बेस को आपको छूकर देखना है। इज देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, क्या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट होती है वो रिलीज होना और एंडोथर्मिक में हीट प्रोवाइड होना, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस, मतलब या तो हीट जा रही है या हीट आ रही है, इस तरह की कोई प्रोसेस हो रही है, ये हमें रिकॉर्ड करना है। तो जनरली होता क्या है, जब किसी एसिड या फिर बेस में हम किसी वाटर को मिलाते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। जब हम मिक्स करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो वाटर के साथ, ठीक है, तो हमें उसे हमेशा धीरे धीरे ऐड करके धीरे धीरे हिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो एसिड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, वो वाटर में एक साथ स्पेस नहीं बना पाता, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ ड्रॉप डालकर उसे प्रॉपर स्टीमिंग करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी ये बहुत ज़्यादा छलक जाना या बहुत तेज़ी से हिलाने से उसकी एक ड्रॉप भी अगर आपकी स्किन पर लग जाती है तो बर्न हो जाती है स्किन, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसे आपको ग्लास कंटेनर में लेना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि जब मेटल वगैरह हीटिंग प्रोसेस होती है ना, जब अपन इसको जैसे ही कंटेनर में डालते हैं ना और स्टीमिंग करते हैं तो इसके अंदर से हीट निकलना शुरू हो जाती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, यानी हीट इमिट हो रही है, और जब हीट इमिट होना शुरू होगी तो क्या होगा, बीकर गर्म हो जाता है। इस केस में जब आप किसी मेटल को यूज़ करें तो मेटल मेल्ट हो सकती है, ठीक है, मेटल के कंटेनर मेल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्लास कंटेनर का यूज़ रहना चाहिए। लेकिन ग्लास भी आपको याद रखना है, बहुत पतला ग्लास नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक साथ एसिड डाल दिया और उसको स्टीरिंग नहीं की तो वो हीट के कारण ग्लास भी क्रैक हो सकता है। इसलिए स्टीरिंग भी बहुत धीरे धीरे करते जाओ और ग्लास भी अच्छी क्वालिटी का जो लैब में आने वाले बीकर्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। नाउ लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। ये वार्निंग साइन मैंने आपको बता दिया है, जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड सारे केमिकल्स का किंग होता है। यहाँ से क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिएगा कि सारे एसिड का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स या किंग ऑफ एसिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से ऐसी वार्निंग दिया जाती है। और बेस
सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स होते हैं। ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर, इसलिए जब भी हम उसे मिक्स करते हैं तो धीरे धीरे हमें उसे स्टीमिंग करना चाहिए और स्लोली स्लोली उसको जब तक वो ठंडा नहीं हो जाए, हीट एक साथ इमिट करता है ना, तो धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो रहते हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि अभी वो बिल्कुल प्योर था, वाटर में ऐड करने से वो ब्रेक होता जाएगा। एसिड क्या बनाता जाएगा? एसिड का H+ आयन निकल के वाटर से जुड़ के H3O+ आयन बनाएगा और बेस का क्या रहेगा? OH- आयन, जो कि वाटर में रह सकता है, यानी कि ये वाटर से कंबाइन नहीं होगा। तो बेस होगा तो OH- आयन बनाता जाएगा और एसिड होगा तो H3O+ आयन बनाता जाएगा। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस कहलाती है डाइल्यूशन, यानी वाटर को धीरे धीरे ऐड करते जाना। और इस तरह एसिड या बेस क्या कहलाते हैं? डाइल्यूट। मैं वर्ड यूज करती हूँ ना, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, इसका मतलब जिसमें वाटर ऐड होता है। अब ये क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको सेंड कर दूंगी और आप लोग को इसे नोट डाउन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।